कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को पता है, एयर फ़ोर्स का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम एयर फ़ोर्स वाई ग्रुप का जो है एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। मतलब आपके पास अब 1 महीने के आस-पास का समय बच चुका है और इसके लिए मैंने जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, जिससे आपका जो अ, नंबर है, मॉक टेस्ट में जो नंबर आपको कम आ रहा है, उसको जो है मैंने इंक्रीज़ करने के लिए ये स्पेशल मॉक टेस्ट बनाया है, जिनका भी पेपर जो है 22 और 23 सितंबर को होने जा रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये डेली अगर मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एयर फोर्स वाई ग्रुप में बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे, ठीक है? और मैंने सरल तरीके से, वो रीजनिंग का प्रश्न हो या मैथ का हो या जीके जीएस का हो या आप लोगों का इंग्लिश का 20 क्वेश्चन हो, इन सारे प्रश्नों को मैंने बिल्कुल ही सरल तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है और बिल्कुल आसान तरीके से आपको हर एक प्रश्न समझ में आएगा अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि पूरे के पूरे क्लास को देखिएगा, 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन जो सेम के सेम आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं उन लोगों से हमारा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ये क्लास कहीं न कहीं आपको एक सीट पक्का दिलाने वाला है। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने देखिए कह रहा है कि दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। जैसे आपसे पूछेगा यहाँ पे सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हमने जो है इंग्लिश वाले पर्सन को भी मैंने हिंदी में रखने की कोशिश किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है? तो सिनोनिम्स आपसे पूछेगा 1 या 2 प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम हॉल के लिए। आप टेस्ट के तौर पे जैसे पहला प्रश्न अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इफेमेरल, इफेमेरल का जो है आपको बताना है सिनोनिम्स। बात किया जाए यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसिनेंट, ट्रांसिनेंट यानी कि अ, क्षणिक। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य में त्रुटि अर्थात एरर लिखा रहेगा, ठीक है? एरर की पहचान करनी है, इस तरीके से जो है आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश में, उसमें बोला जाएगा कि कहाँ पे एरर है। नाइदर द, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, ये पहला ऑप्शन है ए। दूसरा वाज पेरेंट, बी हो गया ऑप्शन। एट द मीटिंग स्टरडे, और अंतिम वाला में है नो एरर। आपको इसमें अगर कोई भी गलती नहीं लगता है तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, यहाँ पे लिखा है क्या चीज, टीचर्स, यानी कि बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे वाज लगेगा भाई साहब, वाज पेरेंट, ये बिल्कुल गलत है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, बी वाले में गलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कथन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। हमें दिया गया है ही सेड टू मी आर यू कमिंग टू द लाइब्रेरी टुडे। बताइएगा, इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। मैंने हिंदी इंग्लिश वाले को हिंदी में कर दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। बताइएगा। तो देखिए ये तो ही का ही रहेगा, सैड का आस्क्ड हो जाएगा टू मी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी, क्या पहले आता है तो इफ होता है, बिल्कुल सही है। डैड तो लगेगा नहीं, डैड तो लगेगा नहीं, बिल्कुल। आई वाज, आर किस में चेंज होता है, वाज वेयर में, बिल्कुल सही है ये। वाज कमिंग टू द लाइब्रेरी दैट टूडे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को ही लगाया है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक शब्द में उत्तर दें, एक शब्द में उत्तर दें, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें एक वर्ड में जो है जवाब देना है और हमसे कह रहा है कि ए
पर्सन हुज कलेक्ट्स और स्टूडियो स्टडीज स्टम्प्स, जो डाक टिकट एकत्र करता है या उसका अध्ययन करता है, उसको हमें एक शब्दों में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं और जिन ने बताया है कि उसे जो है फिलाटेलिस्ट फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रीजनिंग और गणित के प्रश्नों को हमने यहाँ से रखा हुआ है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक प्रश्न को जिस तरीके से आप पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से आप समझिए कि पेपर में है और हर एक प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है, तो आप मेरे साथ सॉल्व करिए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये जो है श्रृंखला है, इसमें जो है हमें वार्ड के स्थान पे बताना है कि क्या आने वाला है। देखिएगा बहुत लाजवाब प्रश्न है। एक बार सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जैसे महीने से महीने की कोशिश किया यहाँ पे, तो 5 से 11 होगा, मतलब हम कह सकते हैं 5 और 6 11, 6 जोड़ दिया, 11 से 23 12 जोड़ दिया, 23 से 47 24 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, तो देखिए 5 से 12 6 से 12 पे जाओगे 2 गुना, 12 से 24 पे 2 गुना और 24 से 2 गुना करेंगे तो 24 दूना 48, 7 और 8 जोड़ोगे 15, 4 4 8 1 9। मुझे लगता है 95 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है और आपके भी अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ही आया होगा। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर छठे नंबर प्रश्न देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बम्बई को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुड भाषा में दिल्ली को जो है क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपको 100% 2 प्रश्न देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जाकर देख सकते हो। जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया तो बी से लिखा है सी मतलब +1, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी और वाई के बाद जेड, मतलब सब में +1 किया गया है, तो हम भी +1 कर देते हैं। डी के बाद ई और ई के बाद एफ, एल के बाद होता है एम। देख लो डबल ई गलत, ई एफ होना चाहिए और एच के बाद आई, एच के बाद क्या होता है आई और आई के बाद जे। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किमी चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है और फिर से जो है दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से। दिशा जो है आपको समझना है। यहाँ पे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। क्लियर, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे इसने कहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऊपर चलेंगे तो उत्तर हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर जो है हमें दाएं तरफ मुड़ना है, ये दाया 6 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। फिर दाएं तरफ मुड़ते हैं तो दाहिना साइड ये हो जाएगा अब वहाँ से, और 10 किलोमीटर चल गए। अब कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। हम यहाँ पे थे और यहाँ पे आ गए हैं, तो ये कितनी दूरी है, ऊपर 6 है तो नीचे भी 6 हो जाएगा। ये दिशा कौन सा है, इधर देख लो पूरब। मुझे लगता है कि आप आसानी से ऑप्शन नंबर ए को चुन लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है
और आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाए तो नया औसत जो है 17 वर्ष हो जाता है, तो नए लड़के की औसत आयु क्या है? बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा, गणित का प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने। गणित सबसे, मुझे लगता है टॉपेस्ट जो है यही प्रश्न होते हैं गणित के आप लोगों के एग्जाम में, पर सबसे इजी भी यही है अगर आप ध्यान पूर्वक इस क्लास को समझ लेते हो तो। जैसे मेरे पास 5 लड़के हैं और इनका जो है औसत एज है 16 वर्ष, अर्थात 16 गुणे 5 कर देंगे तो टोटल 16 पचे 80 वर्ष के ये पांचों के पांचों लड़के हैं। 80 वर्ष के हैं। इसमें कोई कम भी हो सकता है, कोई ज़्यादा भी हो सकता है 16 से, पर ओवरऑल मिला के 80 वर्ष के हैं। इसने कहा एक नया लड़का आता है, तो पहले तो 5 लड़के थे, अब 6 लड़के हो गए, तो औसत जो है 17 हो गया। तो 17 छक्का कितना हो गया? 102। जो 6 लड़के हैं इनका जो है ओवरऑल योग जो है 106 है। तो हम क्या करेंगे, 102 है, 102 में से हम 80 को घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 22। जो एक लड़का है वह जो है आया हुआ जो लड़का है वो 22 वर्ष का है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। फटाफट से आपको बताना है कि 9वां नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। पूछा गया है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि वायुमंडल के किस परत को किस परत में ओजोन जो है परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। समताप मंडल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ चुके हैं। आपसे पूछ रहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS कौन है? क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जिन्होंने बताया है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 11। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोगों को याद रखना है। द हेग, नीदरलैंड। द हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अर्थात धावन सोडा बोलिए या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वाशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न को देखिएगा, दिशा और दूरी से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि रोहन पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है वह अपने दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, रोहन पूरब दिशा में जा रहा है, तो पूरब दिशा हम यहाँ पे है, यहाँ से इधर जाएंगे, पूरब दिशा हो गया 5 किलोमीटर। फिर वह दाहिने तरफ मुड़ता है तो दाहिना साइड नीचे आ जाएगा और कितना चला? 12 किलोमीटर। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, न्यूनतम दूरी बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम थे और वो यहाँ पे आ गया है, तो ये दूरी कितना का हो जाएगा?
तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण जो बना है, तो आपको पता है कि ये कण हमें नहीं दिया गया है, तो कण एच अगर निकालोगे तो ये होता है पी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 25 12 कितना होता है 169, 169 का वर्गमूल कितना आता है 13। तो 13 किलोमीटर जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, वर्णमाला श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अब अगला पद हमें बताना है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे इसको संख्या में लिखोगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो ये 3, फिर 3, फिर 3, इसके आगे भी हम 3 करते हैं तो ये 11 3 14, 14 पे क्या कौन सा अक्षर है एन। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में राम को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सन को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हिंट भी दिया गया है कि जो है राम जो लिखा गया है, आर होता है 18 पे, ए होता है फर्स्ट और एम होता है 13 पर। मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने की कोशिश किया है। तो उसी तरीके से सन एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, एन होता है 14 पे। तो ये हो जाएगा 40, 40 और 14, 54 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विषम को चुनिए। आपको अलग बताना है। आप लोग सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त अब तक मेरी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनके पास हर एक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचे। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है हमें। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से विषम शब्द, हमें विषम मतलब अलग चुनना है। हमें दिया है वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयत। तो देखिए अगर बात किया जाए तो वर्ग में भुजा होता है, त्रिभुज में भी भुजा होती है, आयत में भी भुजा होता है। पर अगर आप जाओगे वृत्त में तो वृत्त में भुजा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, 30 छात्रों की पंक्ति में अजय का स्थान बाएं से 11वां, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक पंक्ति बना लो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पंक्ति में टोटल लोग हैं 30। इसने कहा कि बाएं से स्थान 11 है, बाएं से चलोगे तो यहाँ पे 11वें नंबर पे कौन है, अजय है। तो दाएं से इसका स्थान क्या है। तो देखिए ओवरऑल देखोगे तो अजय को हम बाएं और दाएं से काउंट कर रहे हैं। 11वें नंबर पे है दाएं से, और बाएं से हम काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो टोटल लोग हैं 30, ये हो जाएंगे 31। क्यों, क्योंकि दाएं और बाएं से अजय अजय को काउंट किया गया है हम लोगों ने 2 बार, इसलिए हमने एक बढ़ा लिया और इसमें से 11 माइनस कर लेंगे तो हमारा जो नंबर हो जाएगा ये 20वें नंबर पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। रक्त यानी कि ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझने की कोशिश करना है कि ए जो है बी का भाई है, सी जो है ए का माता है, डी सी का पिता है, ए का डी से क्या संबंध है, ये हम लोगों को बताना है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे देखिए ए बी का भाई है, तो बी का भाई हो गया ए। फिर कह रहा है सी ए की माता है, सी कौन है, ए की माता, इसकी माता है ए।
फिर कह रहा है डी सी का पिता है। सी कौन है? डी सी का पिता है, इसके पिता कौन है? डी। फिर कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है? ए जो है ए, इसका डी से संबंध बताना है, तो इसकी माँ, माँ का बेटा कौन होता है? माँ का बेटा कौन होता है? देखो, सॉरी, ये है आप देखो, ये समझ लो पिता, और इसकी जो पुत्री है कौन है? सी, और सी का बेटा कौन है? ए। तो ये इसकी बेटी, बेटी का बेटा क्या हो जाएगा? बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या होता है? पोता। पोता। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है श्रृंखला लुप्त संख्या को पूरा करना है, अर्थात ये जो श्रृंखला दिया गया इसमें जो हमें अगला पद बताना है। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसमें जो हमें अगला पद बताना है। ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 3 से 6 हुआ है, तो हम कह सकते हैं 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 24 दूना का 48। तो 48 दूना का अगर हम करते हैं तो 48 दूना कितना होता है भाई साहब? 48 दूना 96, 48 दूना 96। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि आपका भी ऑप्शन नंबर ए ही आया होगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, सबका ऑप्शन नंबर ए ही आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। अशाब्दिक रीजनिंग मतलब कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार कागज को मुड़कर दो छेद किए जाएं तो खोलने पर कुल कितने छेद होंगे? ये तो मुझे लगता है हलवा है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे एक आप पेज ले लो और उसको क्या करो कि एक बार फोल्डिंग करो, एक बार मोड़ोगे। जैसे एक बड़ा सा पेज है ये, और इसको बीच में से अगर मोड़ देते हो तो ये बच जाएगा इस तरीके का, और यहाँ पे अगर आप 2 ठो छेद करते हो इसमें, तो जब इसको खोलोगे तो ये तो बड़ा सा ही पेज बनेगा, ये बड़ा सा ही बनेगा। तो 2 ठो छेद तो यहाँ पे आप किए हो और 2 ठो इसमें दिखाई देगा। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 छेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का 25% यदि 75 हो तो उस संख्या का 60% क्या होगा? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना होगा इस प्रश्न को, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को एग्जाम हॉल में बना सको। कोई संख्या है, मान लेते हैं x, उसका 25%, अर्थात हम 25% निकालेंगे तो 25/100। ये जब करेंगे तो हमें मिलेगा 75, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काटेंगे 25 तियां 75, 100 से 3 में गुणा करेंगे, 100 में 3 से गुणा करेंगे 300। इसने कहा इसका 60% निकालो, तो 300 का 60% अर्थात 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 36 18। 180, 180 हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, सभी लोगों के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाइए। जैसे मैंने देखा, किसी वस्तु को 450 में बेचा जा रहा है, ठीक है, तो हमें हो रहा है हानि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हानि का मतलब ये हुआ कि हमने 100 रुपया का खरीदा था और इसको हमने क्या किया कि कम में बेच दिया, अर्थात 10% का हानि हो रहा है तो 90 में बेचे होंगे। फिर इसने कहा कि भाई साहब 20% का लाभ कमाना है, अर्थात 100 रुपये का हम सामान खरीदेंगे और बेचेंगे अधिक में इस बार, तो 100 वाला चीज 120 में बेचेंगे तो हमें हो जाएगा 20% का लाभ। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 9 पचे 45, 5 से 12 में गुणा करेंगे, 12 पच्चे 60, 600 रुपया में हमें बेचना पड़ेगा उसे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23।
4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 15 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25वें के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। इसने कहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 चौके 60 हो जाएगा टोटल। नहीं, औसत दिया है भाई साहब, हमें टोटल नहीं निकालना। इसने कहा सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए औसत का मतलब क्या होता है, हम बताते हैं आपको। ये 4 संख्याएं हैं। औसत का मतलब होता है बीच वाला हिस्सा। तो बीच वाला दिया है हमें 15 यहाँ पे, 2 ठो यहाँ पे अक्षर और 2 ठो यहाँ पे अक्षर। इसने 4 ही सम संख्या लिखा है, तो हम 4 अक्षर यहाँ पे बनाए हैं, जिसमें से बीच वाला हिस्सा 15 आ गया। 15 से पहले सम संख्या क्या होता है, 16। 16 से पहले क्या होता है, 14। सम संख्या बोला है इसीलिए मैंने लिखा है 16, 14। फिर इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 से पहले आपका कितना आता है भाई साहब, 15 से पहले आपका आता है 14 ना, और 14 के बाद से आएगा 12। देख लो, ये पहले आ गया सम संख्या, और इसके बाद जाओगे तो 16, और यहाँ पे हो जाएगा 18। इसने कहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 18। अब निकाल लो, 12, 14, 16 का जो है औसत आपका मिलेगा 15। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि 2000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न है। आपको मैंने सिंपल तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताए हैं कि आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन आपके पास है 2000 रुपया, मूलधन गुणे समय गुणे दर, और बटा में होता है 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, अब गुणा कर लो, 3 पचे 15, दूना का 30। तो 300 रुपये जो है हमारे बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास एक व्यक्ति है ए जो काम को 10 दिनों में कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति है बी जो काम को 15 दिनों में कर रहा है। हम ओवरऑल दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 30, अर्थात टोटल काम जो है 30 है। 15 के पहाड़े में 15 दूना 30, सॉरी 10 के पहाड़े में 10 तिया 30, और 15 के पहाड़े में 15 दूना 30। अर्थात ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 3 2 5 काम ए और बी मिलकर करेंगे। टोटल काम हमें 30 कराना है, तो 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, अर्थात 6 दिनों में जो है हमारा पूरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है, अगर देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द का किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो जिन्होंने बताया है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आप लोग को याद रखना है कि ये जो है असम में पड़ता है, और
एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया था, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं हम अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।